तो पहला चैप्टर, पहला टॉपिक, लास्ट टॉपिक है हमारे डिसोल्यूशन का, और हमारे सिलेबस का एक मेजर पोर्शन कवर होता है। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स आएगा। दोज हु आर स्ट्रगलिंग विद थर्ड बुक, आपने देखा होगा ना, खेतान के बच्चे दूसरे वाले बच्चे थर्ड बुक के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं। शायद आपके स्कूल में भी थर्ड बुक या फर्स्ट बुक, मुझे नहीं पता कौन सी, थर्ड बुक में जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर ढंग से पढ़ा, थर्ड बुक को करने में कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम डिसोल्यूशन करते हैं, उसको बाइंड अप करते हैं। नोट्स आपके सामने पेशे नजर है, यू कैन सी दिस। क्या ये नोट्स सबको दिख रहे हैं, दोज हु आर ऑनलाइन? हाँ जी, यही है। इस चैप्टर में कुछ सेक्शंस हैं जो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने सिर्फ एक सेक्शन पढ़ा था ढंग से, सेक्शन 37। सेक्शन 37 पढ़ा था, उसका इम्प्लीकेशन देखा था, ये तो किया था हम लोगों ने। सेक्शन 37 देखा था और उसका इम्प्लीकेशन पढ़ा था हम लोगों ने। अब हम क्या करने वाले, आगे के सेक्शन जो हैं और थोड़े पीछे के आगे के सेक्शन ही होंगे, इसके बाद के सेक्शन जिसमें डिसोल्यूशन की कई सारी पिक्यूलियर और पर्टिकुलर चीजें बताई गई हैं, वो मैं एक एक करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता है वो होता है डिफरेंशिएट बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये दोनों सुनने में तो बड़े सिमिलर से लग रहे हैं, कैसे पता चलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है? अंडरस्टैंड, अगर रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, है ना, म्यूचुअल रिलेशनशिप, एग्रीमेंट रिलेशनशिप दैट कम्स टू एन एंड, उसे कहते हैं हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन उसमें बिजनेस बंद नहीं होता है, इसका मतलब ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म तो नहीं है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या है, पार्टनरशिप है। यानी कि एग्रीमेंट में बदलाव आया। एग्रीमेंट में बदलाव कब कब आता है भाई, ये देखिए, जब आपका एडमिशन होगा, जब आपका चेंज इन पीएसआर होगा, जब आपका रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, या और बहुत सारी चीजें, तब हम बोलेंगे क्या, कि डिसोल्यूशन ऑफ सिर्फ पार्टनरशिप है। लेकिन जब हम बोलेंगे फर्म, तो फर्म मतलब वो बिजनेस एंटिटी, वो बिजनेस एंटिटी जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करने का, अगर वही बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, इसका मतलब फर्म बंद, तो जो ऑब्जेक्ट क्लॉज था या ऑब्जेक्टिव था वो क्या हो गया, बेकार हो गया। और अगर ऑब्जेक्ट बेकार हो गया तो क्या हो जाएगा, आपको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी, एसेंशियली आपको पार्टनरशिप बंद करेगी। तो हम कानून की नजरों में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों का डिफरेंस सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके देखते हैं इसको। आई प्रोसीड फर्दर, नोट्स को पढ़ेंगे ढंग से और एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को बारीकी से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 39 नोट्स पे पढ़िएगा आप। सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट 1932, इट सेज dissolution of partnership between all the partners of a firm। ठीक है, dissolution of partnership between all the partners of a firm called dissolution of the firm। क्या कह रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कह रहा है। आप बोलेंगे सर ऐसे ही कुछ तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी होता है। नहीं होता ऐसे। ऐसे ए बी सी पार्टनर थे, टी फॉर डफर एंटर हो गया, अब क्या हुआ, एबीसी का रिलेशन खत्म हुआ, एबीसीडी का रिलेशन बन गया। सबके बीच में रिलेशन खत्म कहाँ हुआ, वो तो ए बी और सी का रिलेशन खत्म हुआ ना, और फिर ए बी सी डी का रिलेशनशिप बन गया। दूसरा एग्जांपल, ए बी सी डी पार्टनर थे, बी फॉर डफर क्या हो गया, मर गया। अब क्या हुआ, ए बी सी डी, इनका पार्टनरशिप का क्या हुआ, रिलेशन खत्म हुआ, लेकिन ए बी सी कंटिन्यूड, तो सबके बीच में थोड़ी डिसोल्यूशन हुआ। लेकिन जब सब पार्टनर्स के बीच में, ए बी सी डी सबके बीच में क्या हो जाए, पार्टनरशिप बिल्कुल खत्म हो जाए, कि भाई पार्टनरशिप खत्म है, अब तो पार्टनरशिप बंद और बिजनेस भी बंद, तब हम डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बोलते हैं उसको। सेक्शन 39 ये कहता है आपसे। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, ब्रेकिंग और डिसकंटिन्यूएंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स। एडमिशन में एक पार्टनर के साथ हो रहा है, रिटायरमेंट में एक पार्टनर के साथ हो रहा है, अमलगमेशन में 2 और मोर फर्म के साथ हो रहा है। लेकिन अगर सबके साथ हो जाए, डिसकंटिन्यूअस विद ऑल द पार्टनर्स, उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका क्या इंप्लीकेशन आता है, दिस ब्रिंग्स एन एंड टू द एग्जिस्टिंग एग्जिस्टेंस ऑफ अ फर्म। फर्म यानी जो बिजनेस आप एक्टिविटी चला रहे थे वो बंद हो जाएगी, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एंड नो बिजनेस इज ट्रांजेक्टेड आफ्टर डिसोल्यूशन except the activities relating to the closing of the firm, as the affair of the firms are to be wound up by selling firm's assets and paying its liability,
एंड डिस्चार्जिंग द क्लेम्स ऑफ द पार्टनर्स। बिजनेस बंद करो, पैकिंग वैकिंग करो, अपनी एसेट्स को रियलाइज करो, बेचो, और लायबिलिटी को पे ऑफ करो। कुछ बच बचा जाए तो पार्टनर्स में बांट देना, ना बचे तो तुम अपने अपने घर चले जाओ। ये कहलाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म बंद होती है। आइए डिफरेंस समझते हैं जरा क्या है। डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों के सिनोनिम्स दे रखे हैं। लोगों को कंफ्यूजन लगता है बेटा जब हम बोलेंगे क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो हम रिकॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट समाप्त हुआ और नया एग्रीमेंट बना। एबीसी पार्टनर थे, पीक्यूआर भी पार्टनर थे, दोनों मिल गई, अमलगमेशन बोलते हैं। ए बी सी डी पी, ए बी सी पी क्यू आर फर्म बन गई, पुराना रिलेशनशिप खत्म, नया आ गया। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, रिलेशन खत्म तो खत्म, बिजनेस भी खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, आपको अपनी एक्टिविटी वाइंड अप करनी पड़ेगी, बुक्स क्लोज करनी पड़ेगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन में देखा आपने, एडमिशन के बाद नई बैलेंस शीट बनती है, चेंज इन पीएसआर में बनी थी बैलेंस शीट, रिटायरमेंट डेथ में नई बैलेंस शीट बनी थी। वहां बिजनेस बंद थोड़ी करा आपने। तो यहाँ हम बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सीखेंगे कि कब कब रिटायरमेंट या डेथ के बाद फर्म भी बंद हो जाती है, कब कब एडमिशन के बाद फर्म बंद हो जाती है, कब कब आपका बिजनेस सेल होने वाली सिचुएशन आती है। वो सब पढ़ेंगे, लेकिन मजा आएगा पढ़ने में, देखें जरा, और थोड़ा क्लैरिटी आएगी। रिजोल्यूशन की थ्योरी जो होती है ना, लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है, लेकिन हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट 1932 मेक्स अ डिफरेंस बिटवीन द टू। अब जरा समझिए, पहले पहले हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है। ब्रेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म। अभी पढ़ा था आपने, ऑल द पार्टनर्स क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाएगा। सम ऑफ द पार्टनर्स क्या कहलाएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब यहाँ क्या क्या होता है, इन सच अ सिचुएशन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इज डिसॉल्व, फर्म में कंटिन्यू अंडर द सेम नेम इफ द पार्टनर सो डिसाइड। भाई या तो आप फर्म का नाम आप वैसी का वैसे ही रखेंगे, या अगर आप चाहें तो उसे बदल भी सकते हैं, लेकिन बिजनेस बंद नहीं होता, रिलेशनशिप बदल जाती है। ए बी सी 1:1:1 की रेशो में चल रहे थे, कहा चलो 3:2:1 करते हैं, पुराना एग्रीमेंट खत्म, नया एग्रीमेंट बना 3:2:1, बिजनेस चल रहा है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाया ये आपके पास। ठीक है जी। इन अदर वर्ड्स, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट दैट ऑफ फर्म, क्या कहलाया, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन तो हुआ लेकिन फर्म का नहीं हुआ। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है, सिचुएशन नीचे आपके पास है। चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, नीचे आपने पढ़ा था गुडविल के बाद वाला चैप्टर। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, उससे अगला चैप्टर पढ़ा था आपने। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उससे अगला चैप्टर पढ़ा था आपने। डेथ ऑफ अ पार्टनर, पिछला चैप्टर पढ़ा था आपने। और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, ए बी सी डी पार्टनर थे, डी हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने के बाद यू आर नॉट केपेबल ऑफ साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, अब हो गए बाहर, एबीसी नई पार्टनरशिप बना लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। पार्टनरशिप फर्म तो बदल गई ना, लेकिन पार्टनरशिप तो बदल गई लेकिन फर्म तो एज इट इज रही, ऐसी कंडीशन है ये। कंप्लीशन ऑफ वेंचर, ए पार्टनरशिप इज फॉर्म टू दैट। आपने क्या करा, पार्टनरशिप चलाई थी 2 साल 3 साल के लिए, ये पार्टनरशिप आपने चलाई थी, मान लो एक पुल बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए आपने पार्टनरशिप बनाई, बन गया वो ब्रिज, ब्रिज बन गया, वो पार्टनरशिप आपका क्या हो गया, उसको वाइंड अप किया। लेकिन क्या आपने अपनी कॉन्ट्रैक्ट या अपनी कॉन्ट्रैक्ट फर्म जो है उसको भी बंद कर दिया, क्या कंस्ट्रक्शन फर्म भी बंद कर दी, तो नहीं करी। आगे बढ़ते हैं। एंड एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड, मान लो आपने बोला था कि 6 महीने के लिए हम पार्टनरशिप करते हैं, वो खत्म हो गया, वो पार्टनरशिप खत्म, रिन्यू कर दो अगले 6 महीने के लिए उसको। तो ये कंडीशंस हैं इसके अंदर, एक्ट के अंदर कंडीशंस हैं। तो आपको क्लैरिटी आई कि जब हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं तो बिजनेस डिसॉल्व नहीं हो रहा है किसी भी कंडीशन में। आइए दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। अब हम बोल रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म हमारी बंद हो रही है, यानी कि बिजनेस बंद हो रहा है, तब कब कब होता है, ये दो तरह से होता है, विद द ऑर्डर ऑफ कोर्ट एंड विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। मतलब पहले हम पढ़ेंगे विदाउट द कोर्ट ऑर्डर, फिर पढ़ेंगे विद द कोर्ट ऑर्डर। और इस पर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, 3 3 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं, कंपार्टमेंट में भी आते हैं। मैं आपको कंपार्टमेंट का पेपर भेजूंगा, आप पार्टनरशिप के क्वेश्चन करके देखना कैसे लगते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोर्ट के इंटरवेंशन के बिना, अच्छा एक बात बताइए मुझे कि मान लिया किसी के घर में चोरी हुई, ठीक है जी, उसने पुलिस में कंप्लेंट नहीं करी,
ठीक है जी। तो क्या कोर्ट में ऐसी केस शुरू हो जाएगा कि भाई इसके घर में इतनी तारीख को चोरी हुई थी, इसका इतना नुकसान हुआ? तो केस कब शुरू होगा? आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे, पुलिस ने एफआईआर लिखी, चोर वोर पकड़े गए, आपको उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया, आपने पहचान लिया, कोर्ट में मुकदमा चला, आपकी गवाहियां हुई, चोर कहता है मैं तो बेगुनाह हूं, मैंने तो कुछ नहीं करा, फिर केस चलता है, तभी तो होगा ना ऐसा कुछ। तो अब आप बताइए कि क्या हमारे देश में कोर्ट इतना खाली बैठा है कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कराने के काम करेगा? तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आर विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट्स, ऐसे होते हैं। कोर्ट का इंटरवेंशन कब कब होगा वो हम बताएंगे आपको आगे। तो चलिए, कंडीशन नंबर 1, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट फर्म कैसे डिसॉल्व होती है? लिखा कि रेजोल्यूशन बाय एग्रीमेंट सेक्शन 40, रेजोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट बाय सेक्शन 40 लिखा हुआ है। क्या लिखा है इसमें देखिए जरा, कि आप लोगों के क्या थे, एग्रीमेंट था, 3 महीने का, 4 महीने का, 2 महीने का एग्रीमेंट था। ठीक है, पार्टनर की कंसेंट थी कि चलो 6 महीने बाद क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे, तो कोर्ट को इंटरवेंशन करेगा इसमें? 6 महीना बीता, आपका एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली खत्म, और आपका बिजनेस भी क्या बंद, खत्म हो गया। हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं बोल रहे हैं, फर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक एग्रीमेंट साइन करा था, उसमें लिखा था कि इतनी तारीख को, इतना बजे, इस टाइम पे, और ये टारगेट अचीव होने के बाद हम अपने बिजनेस को बंद कर देंगे और फर्म भी क्लोज हो जाएगी। हो जाएगा जी, 4 साल, 6 साल, 8 साल हो गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आइए 31 सेक्शन पे लेके चलते हैं, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कब कब ये माना जाएगा कि भाई अब तो फर्म बंद होनी ही होनी है, क्या क्या कंडीशन होंगी, ये कानून ने डिफाइन कर रखा है। व्हेन ऑल द पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, रेंडरिंग देम टू इनकम्पिटेंट टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बाकी उसको निकालकर अपना एग्रीमेंट रिन्यू कर लेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहलाएगा। अच्छा, एक फर्म में 6 पार्टनर थे, 6 के 6 इंसॉल्वेंट हो गए, अब बताइए, डू दे हैव एनी लीगल राइट? नो, दे डोंट हैव एनी लीगल राइट। या फिर 6 लोगों की पार्टनरशिप में 5 लोग इंसॉल्वेंट हो गए, एक सॉल्वेंट बचा हुआ, मतलब एक के पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की कैपेसिटी है और 5 लोग क्या है, इंसॉल्वेंट बैठे हुए हैं। तो भाई अकेला आदमी पार्टनरशिप कैसे चलाएगा? मिनिमम 2 लोग सॉल्वेंट होने जरूरी है, नहीं चलेगा बिजनेस, है ना? तो दैट विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम। गॉट इट? इस तरह से क्या चलना है आपका? हाँ, हाँ, तो फिर बोल तो रहे तब तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है ना। अगर एक आदमी बचा, वो तो सोल प्रोप्राइटर बन गया, दैट सीजेस टू बी नोन एज पार्टनरशिप। यही तो कह रहे हैं वो, कि अगर सारे के सारे पार्टनर एक्सेप्ट वन इंसॉल्वेंट हो जाए, सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, तो बढ़िया रहता है फैला, फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, फिर सब साफ है, फिर तो सोल प्रोप्राइटरशिप के लायक भी नहीं है वो तो। अरे अगर 6 के 6 लोग क्या हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए, काहे की सोल प्रोप्राइटरशिप, कुछ भी नहीं कर सकते। ये कहानी, ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन है। अच्छा जी, व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स इलीगल, मतलब आपका बिजनेस जो है क्या बन गया, इलीगल बन गया। ठीक है जी, कैसे बन गया इलीगल? कि आपने क्या करा कि आपने बनाया, मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कुछ भी, सपोज आप एक ड्रग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, फार्मास्यूटिकल आपको ड्रग्स बनाते हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन आप बनाते हैं, और आपने जो मेडिसिन बनाई वो डब्ल्यूएचओ ने क्या कर दी, बैन कर दी, कि भाई ये खतरनाक सब्सटेंस वाली मेडिसिन है, उसे बैन कर दिया। उसकी देखा देखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बैन कर दिया। अब क्या हुआ, अब आप बैन मेडिसिन बना रहे हो, तो आपका बिजनेस तो इलीगल हो गया ना। तो जो फर्म आपने उस मेडिसिन को खोलने के बनाने के लिए बनाई थी, वो फर्म आपकी क्या कहलाएगी, वो बिजनेस आपका क्या कहलाएगा? और आपको कंपल्सरीली क्या करना पड़ेगा, फर्म को बंद करना पड़ेगा। अच्छा, व्हेन सम इवेंट व्हेन सम इवेंट हैज टेकन प्लेस, और आपको कहानी बता रहा है, व्हेन सम इवेंट हैज टेकन प्लेस which makes it unlawful for the partners to carry out the business with of the partnership of the firm in partnership। जैसे मान लिया जाए आपने चाइनीज लोगों के साथ क्या कर रखी है, पार्टनरशिप कर रखी है,
3 पार्टनर चाइना के, 3 पार्टनर इंडिया के हैं, और आप क्या करते हैं, ऑडियो डिवाइसेस बनाते हैं, जैसे ये मेरा माइक है, ऐसी वाली डिवाइस आप बनाते हैं। ठीक है जी। चाइना के साथ वॉर डिक्लेयर हो गई। चाइना के साथ जैसी वॉर डिक्लेयर हो गई, चाइना के साथ होने वाला हर तरह का बिजनेस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो अनलॉफुल हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। जैसे रशिया और कौन, यूक्रेन, इनके बीच में कोई भी एक्टिविटी जो है क्या इलीगल है। रशिया के लिए यूक्रेन वाली एक्टिविटी इलीगल है, यूक्रेन के लिए रशिया वाली इलीगल है। इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए, वॉर हो जाए, उस वॉर की सिचुएशन में कोई भी एक्टिविटी अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं, कितना ही शानदार, कितना ही बहुत बढ़िया बेहतरीन सोशल जस्टिस का काम कर, लेकिन वो इलीगल कहलाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा और रिजॉल्व करना पड़ेगा उसको। ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन की कंडीशन है। 3 ही कंडीशन बोली है, एक को छोड़ के, या सारे के सारे क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, आपका बिजनेस किसी तरह से इलीगल हो जाए, या आपका जो बिजनेस है पार्टनरशिप का वो अनलॉफुल डिक्लेयर हो जाए इन केस ऑफ क्या, वॉर विद द एनिमी कंट्री, और आपकी पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स है वो एनिमी कंट्री के क्या है, मेंबर है। ऐसी कंडीशन है, 3 कंडीशन। अच्छा जी। अब ये क्या कह रहे हैं कि चलो ये तो ठीक है, कुछ कंडीशंस और भी हैं सेक्शन 42 में, जिनके होने से हम मानेंगे कि बिजनेस क्या हो गया भाई, अब रिजॉल्व है, बिजनेस बंद करो। क्या क्या कंडीशन आइए देखते हैं। अच्छा, एक और बात समझना पहले, एक और बात समझना। यहाँ ऊपर एक लाइन लिखी है क्या, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, और इफ द पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड फॉर। सुनो भाई, आपकी पार्टनरशिप डीड कहती है कि ए बी सी 1:1:1 के रेशो में थे, अगर वो रेशो बदलना चाहें 3:2:1, 4:4:1, दे कैन डू सो। पार्टनरशिप कहती है, अब आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे में क्या होगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप डीड लिखती है कि जैसे ही हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदली, पार्टनरशिप विल कम टू एंड और बिजनेस विल वाइंड अप, तो भाई फिर तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन है ही। आप समझिए कंडीशन। फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन में क्या पड़ा था कि एबीसी के बीच में रेशो बदल रही है, अरे छोड़ क्या होगी क्या उससे, इधर ध्यान दीजिए, एबीसी के बीच में रेशो बदली तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाया। लेकिन डीड में लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बदली तो पार्टनरशिप खत्म और बिजनेस भी खत्म, तो भाई बदलना पड़ेगा, फिर तो बंद करना पड़ेगा। आगे देखिए, अगर पार्टनरशिप आपने बनाई थी एक या एक से ज्यादा काम करने के लिए और वो काम पूरे हो गए, ठीक है जी, तो हमने पढ़ा था पहले, वो क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। लेकिन अगर डीड कहती है कि अगर आपने क्या कर दिया, अपना वेंचर पूरा कर दिया, उसके बाद हमें पार्टनरशिप और फर्म दोनों बंद करनी पड़ेगी, तो भाई बंद करनी पड़ेगी। तब क्या हो जाएगा ये, तब सेक्शन 42 के अंदर आएगा। अच्छा, हमने बोला कि डेथ ऑफ अ पार्टनर हो जाए तो क्या कहते थे उसको, रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते थे। लेकिन डीड कहती है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो हमें क्या करना है, एग्रीमेंट खत्म और बिजनेस भी खत्म, तो डिसोल्यूशन ऑफ क्या कहलाएगा, वो फॉर्म कहलाएगा। अगर डीड में है तो, डीड में नहीं है तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। दिस इज ओके। आगे बढ़ते हैं। बाय एडजुडिकेशन ऑफ अ फर्म एज एन इंसॉल्वेंट, फर्म ही इंसॉल्वेंट हो गई, पार्टनर तो अलग, मतलब फर्म क्या हो गया, उसके डेट इतने ज्यादा हो गए कि वो अपने डेट अपनी एसेट से पूरा नहीं कर पाती, फर्म इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गई, भाई फिर तो बंद होना ही है। अच्छा सुनो, लेकिन फर्म इंसॉल्वेंट हो गई, जरूरी थोड़ी पार्टनरशिप भी बंद हो जाए। लेकिन डीड में लिखा है क्या, कि अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो जाए, पार्टनरशिप भी खत्म, बिजनेस भी खत्म, वाइंड अप करना पड़ेगा, तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, आगे आ जाइए। सेक्शन 43, 39 है, 40 है, 41 है, 42 है, 43 सेक्शन पढ़ रहे हैं। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा, डिसोल्यूशन बाय नोटिस। ये जनरली क्या होता है, पार्टनरशिप एट विल होती है। मतलब जब पढ़ा था ना बचपन में, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, है ना। पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जब तक हम चाहें तब तक पार्टनर रहेंगे, जिस दिन मन नहीं होगा उस दिन क्या करेंगे, पार्टनरशिप। अब जैसे मान लिया जाए, ये सुपरमैन है, ये आयरन लेडी है, बैटमैन है, 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। ये तीनों तीनों क्या करते हैं, इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, वी आर द सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, हम पार्टनरशिप बना के चलेंगे, ठीक है। अचानक बैटमैन कहता है भाई मेरा तो मन भर गया, मैं तो घर बसाऊंगा, गृहस्थी बसाऊंगा, मैं नहीं रख रहा, मैं चल जा रहा हूँ, ठीक है। इसने एक नोटिस दिया, कट लिया पार्टनरशिप हमसे।
ठीक है, सुपरमैन रह गया, आयरन लेडी रह गई, ये बचा रहे दुनिया को अब। तो ठीक है, करेंगे ऐसा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नीड में, अच्छा ऐसी कंडीशन में क्या होगा, फिर देखिए कंडीशन, इन केस पार्टनरशिप एट विल, फॉर्म में भी डिसॉल्व, पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म की बात कर रहे हैं, डिसॉल्व if any one of the partner gives a notice in writing to the other partners signifies his intention seeking dissolution of the firm, तो फर्म बंद हो जाएगी अगर डीड में मेंशन है उनकी तो। ये तो क्या केस थे आपके पास, और ये ना 2-3 बार पढ़ने पड़ेंगे आपको बिफोर यू गो टू एग्जाम, तो आपको ये ध्यान रहेंगे, अदरवाइज नहीं ध्यान रहेंगे। अब आ जाते हैं विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। मैंने क्या बोला था आपसे, क्या कोर्ट इतना फालतू बैठा है कि वो आपकी पार्टनरशिप बंद बंद करने के लिए काम शुरू करेगा। लॉ, लीगल स्टडीज है किसी के पास, सुओ मोटो कहते हैं उसको, सुओ मोटो, मतलब सेल्फ अवेयर इंटरेस्ट में कोर्ट को इंटरवेंशन कर ले। ऐसे जैसे मान लिया आपने देखा था अभी हाथरस की तरफ भगदड़ हुई थी, तो यूपी हाई कोर्ट ने अपने आप ही इनिशिएटिव ले लिया, अपने आप ही ऑर्डर जारी कर दिया पुलिस को, भी देखो क्या हुआ है। सुओ मोटो पावर कहते हैं उसको कोर्ट की। यहाँ देखिए, अब जरा समझना, छोटी सी लाइन लिखी है यहाँ पर, क्या, रिजोल्यूशन बाय कोर्ट, सेक्शन 44 है, और क्या लिखा है, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर। मतलब क्या हुआ इसका, कोर्ट तभी इंटरवीन करेगा जब कोई पार्टनर कोर्ट में केस डाले। पर कोर्ट में केस डाला ही नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। कैसे कैसे, आइए दिखाते हैं। एट द सूट ऑफ अ पार्टनर, कोर्ट में ऑर्डर पार्टनरशिप फॉर्म टू डिसॉल्व ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। एक पार्टनर पागल हो गया, कपड़े फाड़ने लग गया अपने भी, बाकी पार्टनर्स के भी कपड़े फाड़ने लग गया, ये पागल है जी। उसे बोलते हैं गले बैठ जा, नोट उड़ा रहा है ऐसे ऐसे करके। ठीक है, उसको बोला डिस्काउंट डिस्काउंट कर रहा है, उसने सारे सामान वामान निकाल के सड़क पे फेंक दिया, गरीबों को बोला लूट लो। मतलब पर्सन ऑफ नॉट अ साउंड माइंड। तो एक बात जरा समझना मेरी बात, याद है फंडामेंटल चैप्टर में पढ़ा था हमने क्या, कि पार्टनर नहीं, गारंटी, पार्टनर का आना और पार्टनर का जाना सबकी कंसेंट पे होगा। 4 पार्टनर हैं, पांचवा पार्टनर आना चाहता है, ठीक है, 3 पार्टनर कहते हैं रख लो, चौथा कहता है शक्ल गंदी है, नहीं रखूंगा। तो क्या करोगे, नहीं रखा जाएगा, है ना। 5 पार्टनर हैं, एक पार्टनर कहता है छोड़ के जाना है, दूसरा कहता है ऐसे कैसे जाएगा, तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा, क्यों नहीं जाएगा। अब वो कह रहे हैं मेरे मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, जाने दे मुझे, चला नहीं जाता, फिर नहीं जाता, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, नहीं तुम नहीं जाओगे बाबू मोशाय, तुम नहीं जाओगे। अब ऐसे कैसे होगा बताओ, बन गया ना कंडीशन से। जब तक सब नहीं चाहेंगे, नहीं जाएंगे। अच्छा एक मजेदार बात है, 4 पार्टनर कहते हैं कूदो दफा हो यहाँ से, मैं तो नहीं जा रहा, तो जाने में भी तो उसकी कंडीशन भी तो चाहिए, नहीं निकल रहा वो, क्या कर लोगे बताओ तुम। ऐसी कंडीशन फंस जाती है। तो क्या हुआ, 4 पार्टनर, एक हो गया पागल, ठीक है, एक क्या हो गया, पागल हो गया। और सुनो, इनसेन क्या क्या होते हैं, मतलब मैड हो गया, मेंटल हो गया, लूनेटिक हो गया। जानते हो लूनेटिक क्या होता है, चंद्रमा की बढ़ती हुई कला के साथ बंदा क्या बन जाता है, हिंसक बन जाता है, पगलेट बन जाता है बहुत बड़े वाला। और जैसे चंद्रमा की कला, नहीं समझे आप, अरे फुल मून का कंसेप्ट नहीं पढ़ा आप, वो हॉलीवुड की मूवीज नहीं है वोल्वरिन टाइप की, जिसमें बंदा भेड़िया बन जाता है चांदनी रात में, उस तरह का, जो देखे उसी को पहले खून पी जाता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इंसेन, तो सुनो, 4 पार्टनर में पांचवा पार्टनर पागल है, हम कहते हैं भाई तुझे निकालते हैं, कहता आओ तुझे दुनिया से निकाल देता हूँ, वो नहीं निकल रहा, वो कैसे निकलेगा, उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा। पर हमें मालूम है कि न्यूसेंस फैलेगी, क्या करेंगे, बाकी पार्टनर कोर्ट जाएंगे, कहेंगे मिलॉर्ड ये पार्टनर हो गया पागल, कैसे निकालें, इसके बिना तो पार्टनरशिप फंड चलेगी नहीं। कोर्ट क्या करेगा, मेडिकल टेस्टिंग कराएगा, बाकी सारी चीजें देखेगा, एंड देन डिसाइड करेगा जाओ भैया निकाल दो इसको। गॉट इट, वो कंडीशन है। अच्छा अगर मान लो कोर्ट में जाएंगे ही नहीं, तो क्या कोर्ट ऑर्डर दे देगा, अरे सुनो सुनो सुनो, तुम्हारी पार्टनरशिप में एक पार्टनर पागल हो गया है, आओ मेरे पास, मैं पार्टनरशिप डिसॉल्व करूंगा, नहीं होगा ना। लाइन क्या लिखी है, एट द सूट ऑफ अ पार्टनर। नंबर 2, पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकेपेबल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज अ पार्टनर। आपने साउथ इंडियन फिल्मों में देखा होगा, हीरो अपनी हीरोइन के बचाने के चक्कर में गुंडे के छोटे बड़े भाई को ना पीट पीट के ना औंधा कर देता है, और वो क्या होता है, कोमा वाली कंडीशन में चले जाता है, सिर्फ आंखें हिल रही होती हैं, हीरो उसके सामने जाता है, करके करता है, वो पहचान नहीं पाता उसको। तो ऐसा आदमी
जो कोमा में बैठा हुआ है, जिसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, कैसे पार्टनरशिप का दायित्व संभालेगा? आप कहते हैं निकल जा, तो कोमा में उसकी कंसेंट के बिना निकाल नहीं सकते, क्या करोगे भाई आप? यू विल गो टू कोर्ट। बोलोगे देखो ये इनकेपेबल हो चुका है, ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है, कोमा में पड़ा है 2 साल से, हमारा तो बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, इसे हटाएंगे तो नया पार्टनर लाएंगे, तो माय लॉर्ड ऑर्डर दीजिए इसे निकालने का, होगा। अदरवाइज यू हैव अ लीगल ग्लिच, बिना उसकी परमिशन के तो आप उसे भी नहीं निकाल सकते हो, कैसे निकलोगे? आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया? When a partner is guilty of misconduct which is likely to adversely affect the business of the firm। मान लो, अब मैंने बोला सुपरमैन है, बैटमैन है, आयरन लेडी है, और एक और है हमारे, ठीक है, शक्तिमान, शक्तिमान बैठे हमारे पड़ोस में, वो भी हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है कि ये चारों के चारों क्या करते हैं, गारमेंट का बिजनेस चलाते हैं गांधीनगर में। शक्तिमान क्या करते हैं, इनकी दुकान के सामने दूसरी दुकान खोल देता है, और उससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? और सामान जो है इनकी दुकान से सस्ते में बेचने लगता है। ये कहते हैं भाई तू क्या कर रहा है यार, ऐसा क्यों कर रहा है? अरे करूंगा, मेरी मर्जी। अरे तुझे निकाल दें, कहते निकाल के दिखाओ, कौन हिला सकता मुझे, शक्तिमान हूं मैं, नहीं हो सकता ना। तो ही इज मिस गिल्टी ऑफ कंडक्ट। आपको अपनी पार्टनरशिप के जैसा बिजनेस थोड़ी खोलना चाहिए, आप तो अपने बिजनेस पे लात मार रहे हो। और ये क्या करता है, उसके कस्टमर खींच लेता है दोबारा से। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आप कोर्ट जाएंगे, बोलेंगे भाई शक्तिमान साहब क्या कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, अपने बिजनेस के इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, निकाल बाहर करिए इसे। कोर्ट ऑर्डर देगा, ठीक है जी। अच्छा, व्हेन अ पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बार बार पार्टनरशिप एग्रीमेंट तोड़ता है, ठीक है, और जब हम उसे बोलते हैं, धमकी देता है, करना जो कर लो, नहीं जाता मैं तो क्या करेंगे? यू विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। आप बोलेंगे देखिए भैया, ये हमारे, और आप दिखाएंगे, इंसिडेंट्स दिखाएंगे, इसने ब्रीच किया, इसने ब्रीच किया, इसने ब्रीच किया, बार बार बोलने के बाद ब्रीच कर रहा है, इससे हमारी फर्म की फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो रही है, हमारे बिजनेस, हमारी क्रेडिबिलिटी पे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इसे निकालिए। प्रूव हो जाएगा तो निकाल देंगे, ठीक है, नीचे आ जाइए। और when a partner has transferred the whole of his interest in the firm to a third party। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। आपने देखा ना, अड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं, और जनरली फ्लैट या मल्टी स्टोरी हो तो वहां भी लड़ते हैं। बीडीए की कॉलोनी है दिल्ली में, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के घर होते हैं, फ्लैट होते हैं। बीडीए के फ्लैट पता क्या होते हैं? ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 4 मंजिला बोलते हैं ग्राउंड मिला के, ऐसे होते हैं। एलआईजी होते हैं, एमआईजी होते हैं, एचआईजी होते हैं। आप देखेंगे दिलशाद गार्डन है, वसंत कुंज है, वसंत विहार है, मतलब बहुत सारे एरिया, मोती बाग है, दिल्ली के बहुत सारे, और ईस्ट ऑफ लोनी रोड है, बहुत सारे एरियाज हैं वहां पर, डीडीए के फ्लैट्स बने हुए हैं, ठीक है। और इधर मयूर विहार में डीडीए के फ्लैट, मयूर विहार देखा, डीडीए फ्लैट्स भी है, वहां बने हुए हैं, ठीक है। एक बंदे ने क्या किया कि उसके जो नीचे वाले होते थे वो बहुत दुखी करने वाले, परेशान करने वाले, मतलब कुछ भी कर लें, मतलब फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर वालों की लड़ाई थी, ठीक है जी। बहुत परेशान करे, आते जाते परेशान करे, और मतलब कुछ भी समझ लो, कुछ ना कुछ तरीके से परेशान करना होता था। उसने बहुत समझाया, कर लो कर लो कर लो, ठीक है, वो नहीं माने। उसने क्या कर दिया, अपना फ्लैट जो है ना, ऑलमोस्ट आधे दाम में गुंडों को बेच दिया, ठीक है जी, गुंडों को बेच दिया। गुंडे मतलब आवारा, बहुत लौंडे टाइप के लोग, आवारा टाइप के लड़के, मतलब उस घर में मतलब उल्टे पुल्टे काम करना, कुछ भी करना, बेच दिया उसने। उसने कहा भाई, बार बार कह रहा मैं ऐसे बंदे को बैठा के जाऊंगा ऊपर तो तुम्हारी नाक में दम करेगा, कह रहा वो भी नीचे वाले चौड़े बोले बैठा ले, हम भी देखते हैं कौन आता है। आगे भी 4-5 मुस्टंडे गुंडे ऊपर, मुर्गी उड़ाए, मुर्गा उड़ाए, पता नहीं क्या क्या उड़ाते थे वहां पर वो, ठीक है, हल्ला गुल्ला रात में, पार्टी वार्टी सारी। ऊपर वाले भी परेशान, नीचे वाले भी परेशान, ठीक है। नीचे वाले आके भाई साहब ऐसा कैसे कर सकते हो, बैठ गए, हस्बैंड को पीटा, वाइफ को पीटा, बच्चों को पीटा, ठीक है। और वो होते ना, मतलब ऊपर टॉयलेट लीक करे, नीचे वालों के घर में जाए वो, वॉशरूम लीक करे, कोई मरम्मत कुछ नहीं, नाचे तो धम धम, सांड जैसे लोग नाचते थे ऊपर, सो पाए ना जाग पाए, ठीक है। पूरी ऊपर से नीचे तक लोग परेशान, क्या किया जाए, लेकिन कोई चॉइस ही नहीं है, आज भी हालात वैसे हैं। तो देखो, हम क्या बोल रहे हैं कि एक पार्टनर क्या करता है, वो कहता है मैं तो रिटायर हो रहा हूँ भाई, लेकिन ऑफिशियली रिटायर नहीं हूंगा, मैं अपनी जगह पर इसको बैठा रहा हूँ, पार्टनरशिप में लीगल है क्या ये? कैन यू रिप्लेस समवन इन प्लेस ऑफ यू? लेकिन नहीं,
अच्छा, उसकी बाकी पार्टनर से बनती नहीं थी। उसने कहा भाई मैं अपनी जगह पे इसे बैठा के दे, उसने अपनी जगह गुंडा बैठा दिया। तो वो रोज लड़ाई करे, रोज पिटाई करे, अब क्या बताओ। और कुछ बोलो, दबंगई दिखाए, तो क्या करें बताइए। वो जिसने उन्हें बैठाया है, वो पार्टनरशिप से हटने को तैयार नहीं है, क्या कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे? समझ रहे हो? अपना इंटरेस्ट किसी के नाम पे ट्रांसफर कर दिया और अपनी जगह उसे पार्टनरशिप में बैठा दिया। और वो पता है क्या बोलता है बंदा, कि भाई मैं तो पैसे दे के आया हूँ, मेरे पैसे दे दो मैं निकल जाऊंगा। ठीक है। वो कहता है मैं तो 20 लाख दे के आया हूँ, अब मुझे 50 लाख दो मैं तब निकलूंगा। तुम्हारी फर्म का टर्नओवर ही 10 लाख का, बेचारे क्या कर लोगे? तो आप कोर्ट ऑफ लॉ जाएंगे ना, बोलेंगे भाई इट इज इलीगल, हाउ कैन अ पर्सन ट्रांसफर हिज और हर इंटरेस्ट टू समबडी एल्स। पार्टनरशिप में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगा, फिर इंटरवीन करेगा और आपके हक में फैसला देगा, अगर आप ड्यूली जस्टिफाइबल डॉक्यूमेंट्स उसको प्रेजेंट कर पाए। अच्छा, अब मान लो एक कंडीशन है, पांचों के पांचों पार्टनर पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं, और पार्टनरशिप फर्म एक साल लॉस, दूसरा साल लॉस, तीसरा, मतलब 5 साल से लॉस चल रहा है। चार पार्टनर बड़े अमीर हैं, उनके लिए पार्टनरशिप फर्म फैंसी फैंसी काम है, कोई फर्क नहीं, उनके और बिजनेस चल रहे हैं। लेकिन एक आदमी जिसकी घर की रोजी रोटी इसी से चल रही है, कह रहा भैया बिजनेस बंद करो, लॉस पे लॉस हो रहे हैं, मैं तो कर्जे में चढ़ा जा रहा हूँ। कह रहा भाई हम तो नहीं कर रहे बिजनेस बंद। कह रहा यार मुझे निकलने दो। कह रहा तू भी नहीं जाएगा। अब क्या होगा बताओ, कैसे काम चलेगा? जिद हो गए नहीं तो। ठीक है। अब क्या करेंगे? when the business of the firm cannot be carried out except at loss, और लॉस होने के बाद भी पार्टनर कहते हैं कि बंद नहीं करना इसे, एक पार्टनर को तो लॉस हो रहा है कि दो को लॉस हो रहा है, वो कोर्ट जाएंगे, कहेंगे माई बाप बंद कराओ इस बिजनेस को, हम तो कर्जे में बिकते जा रहे हैं। इन दैट कंडीशन इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट होता है। लेकिन कोर्ट तभी इंटरवेंशन करेगा जब आप आ जाएंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। when on any ground court regards resolution to be just and equitable, मतलब कोई और भी मुद्दा जब पार्टनर रेज करे और कोर्ट जस्टिफाई करे कि हाँ भाई हाँ, कोर्ट जस्टिफाई करे क्या, कि वो, कि हाँ भाई ये क्या है, कोर्ट जस्टिफाई करे क्या है, क्या होना है ये, कि भाई आपको बिजनेस बंद करना है, तब बिजनेस क्या हो जाएगा आपका, बंद हो जाएगा। तो आपने देख लिया, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट इंटरवेंशन एंड डिसोल्यूशन बाय विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन कब कब होता है। इज इट ओके? ठीक है। चलिए नोट्स में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आ गया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पर क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, 1 नंबर का। क्या लिखा है देखिए जरा, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, उसमें बिजनेस बंद हो जाता है बताइए, पार्टनरशिप में तो नहीं होता। सीधा आंसर, बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड क्लोज्ड, बिजनेस इज टर्मिनेटेड और क्लोज। नंबर 2, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किसमें होती है? सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं बेटा, फर्म में होती है। पार्टनरशिप में तो रिकॉन्सिलिएशन होता है, देखता है, आप रिवैल्यू करते हो एसेट्स को और रीअसेसमेंट करते हो लायबिलिटी को, क्या होता है? एसेट्स आर रिवैल्यूड, पढ़ो नोट्स में क्या लिखा है, लायबिलिटीज आर रीअसेस, करते थे ना, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होगा, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स होगा और क्या होगा, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज होगा। ये हम यहाँ पढ़ेंगे। कोर्ट का इंटरवेंशन क्या हो सकता है? पार्टनरशिप में कोर्ट का इंटरवेंशन है ही नहीं। कोर्ट का इंटरवेंशन कहाँ है? सिर्फ फर्म में है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप, यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप गेट्स चेंज्ड, रेशो बदल गई, पार्टनर नया आ गया, डेथ हो गई, रिटायर हो गया, वहां रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड, क्योंकि डिसोल्यूशन हैपेंस बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, यहाँ सिर्फ एक या दो के बीच में हो रहा है। बुक्स का क्लोजर, रिकॉन्स्टिट्यूशन में बुक्स का क्लोजिंग नहीं होती है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या हो जाएगा, बुक्स क्लोज हो जाएंगी। इफेक्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में या मे नॉट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एसेंशियली इन्वॉल्व्स टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एज वेल एज बिजनेस, दोनों। ऐसा करके चलता है हमारा। कैन यू प्रोसीड फर्दर? चलिए देखें जरा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
मैं कहता हूँ ना, थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ लिया करो। अब आगे आपके पास सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 48। कौन से सेक्शन से शुरुआत करी थी हमने? 39 से। 39 नोट्स देखो, 39 से शुरू करा था। 40, 41, 42, 43, सेक्शन 48 आ गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी वन मार्कर क्वेश्चन बनते हैं, एमसीक्यू बनता है, असर्शन रीजनिंग का बनता है, ये क्वेश्चन बनता है। ये कह रहे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, मतलब बुक्स कैसे क्लोज होंगी, पैसा कैसे वापस लौटाया जाएगा किसी का, उसकी बात कर रहे हैं। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, फर्म ceases टू कंडक्ट बिजनेस एंड इट हैज टू सेटल इट्स अकाउंट्स। इस पर्पस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारी की सारी एसेट्स बेचनी पड़ेंगी और सारे के सारे क्लेम्स जो होते हैं उनको आपको सेटल करना पड़ेगा। इन दिस कंटेक्स्ट इट शुड बी नोटेड दैट subject to agreement among partners, following rules provided by section 48 1932 अप्लाई होंगे। सेक्शन 48A, सेक्शन 48B चल रहा है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। 48A 48B पे चलना है हम लोगों ने, देखिए कैसे। सेक्शन 48A क्या कहता है कि अगर लॉसेस हुए कुछ, इंक्लूडिंग डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मतलब किसी पार्टनर को देने का भी हिसाब किताब बन जाए, तो कैसे होगा? सबसे पहले जो लॉसेस होंगे आप फर्म के प्रॉफिट से पूरा करोगे भाई। प्रॉफिट अगर पूरा नहीं है तो क्या करोगे? पार्टनर्स की कैपिटल निकालोगे उसके अंदर। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल भी नहीं है तो आपको मालूम है पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर उसके घर के बर्तन भांडे सब क्या हो जाएंगे? वो भी बिकेंगे, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी पार्टनर की यूटिलाइज होगी। लॉसेस पहले किससे होगा? फर्म के प्रॉफिट से। नहीं है प्रॉफिट या प्रॉफिट इनसफिशियंट है, पार्टनर की कैपिटल होती है ना, लगाओ उसे भी। पार्टनर की कैपिटल भी पूरी नहीं पड़ी, फिर क्या करेंगे? पार्टनर के घर से पैसा लगेगा, ठीक है, पार्टनर के एसेट्स जितनी भी होंगी उनको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन आएगा आगे। इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनर की अपनी लायबिलिटी पड़ी हुई है वो नहीं होगी, पार्टनर की फर्म की लायबिलिटी पूरी नहीं। पार्टनर की पहले अपनी लायबिलिटी पूरी होगी, उसके बाद फर्म की लायबिलिटी पूरी होगी। लेकिन क्या हो कि अगर पार्टनर की अपनी लायबिलिटी पड़ी हुई थी और फिर फर्म की लायबिलिटी होगी, वो तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनरशिप जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन उसमें कुछ नोट्स बनते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो मैं दिखाऊंगा आपको। सेक्शन 48A इज क्लियर। लॉसेस का सेटलमेंट पहले आउट ऑफ प्रॉफिट, फिर आउट ऑफ कैपिटल, फिर बच गया तो पार्टनर्स इंडिविजुअली अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चुकाएंगे उसको। सेक्शन 48B, फर्म की एसेट्स बेची आपने, पैसा आया, कैसे पे करना है, कैसे सेटल करना है? तो एक आम आदमी क्या करेगा पहले? चलो भाई पार्टनरशिप बंद हो गया, बांट लो भाई, कट लो घर की तरफ। ना, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? नंबर ए, क्या लिखा है? अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स इंक्लूडिंग सम contributed by the partners to make deficiencies of capital shall be applied in the following manner and order। सबसे पहले क्या करेंगे आप? थर्ड पार्टी के लोन्स चुकाएंगे, थर्ड पार्टी की लायबिलिटी चुकाएंगे। जरा समझना थर्ड पार्टी किसे कहते हैं। फर्स्ट पार्टी है फर्म, सेकंड पार्टी है पार्टनर्स, थर्ड पार्टी है आउटसाइडर्स। ए बी सी, ठीक है। शक्तिमान, सुपरमैन, बैटमैन और कौन? आयरन लेडी। चार लोग कौन है पता है? पार्टनर है। मिसेस शक्तिमान, मिसेस सुपरमैन और कौन भाई? मिसेस बैटमैन, सॉरी टू से मिस्टर आयरन मैन, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म, फर्स्ट पार्टी मिस्टर शक्तिमान, मिस्टर सुपरमैन, मिस्टर बैटमैन एंड मिस या मिसेस कौन? आयरन लेडी। ये क्या है? सेकेंड पार्टी है। और मिसेस शक्तिमान, मिसेस सुपरमैन, मिसेस बैटमैन और कौन? मिस्टर आयरन लेडी। वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? थर्ड पार्टी कहलाएंगे, आउटसाइडर बिजनेस के लिए, ठीक है। वो तो हिंदुस्तान में होता है ना, पति अगर दरोगा है तो बीवी को क्या बोलते हैं? दरोगाइन। पति पंडित है तो बीवी को क्या बोलते हैं? पंडिताइन। पति अगर बनिया तो क्या बोलते हैं? बनियाइन। ऐसे करके बोलते हैं। अगर पति कलेक्टर है तो क्या बोलते हैं? कलेक्टर साहिबा। तो हमारे देश में चलता है ऐसा, फिरंगी में थोड़ी होता है ऐसा। ये हस्बैंड अगर आईएएस है तो बीवी के जलवे उससे कम नहीं होते हैं। यहाँ हम उस देश में रहते हैं, इस देश में गंगा बहती है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। लेट्स सी क्या दिख रहा है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, थर्ड पार्टी के लोन्स पे करेंगे। फर्म पार्टनर को छोड़ के आउटसाइडर्स, क्रेडिटर्स हैं, लेंडर्स हैं, बैंकर्स हैं, अगर एबीसी फर्म में पार्टनर्स है तो मिसेज ए, मिसेज बी, मिसेज सी का लोन, ये सब चुकाएंगे पहले आप। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर वालों को आप जाओ। उसके बाद अगर बच गया पैसा तो क्या करेंगे, अगर किसी पार्टनर ने को लोन दिया हो, क्या पार्टनर्स लोन, याद आ रहा है पार्टनर्स लोन, रिटायरमेंट डेथ में पड़ा था, वो चुकाएंगे। ठीक है जी, फिर भी पैसा बच गया तो पार्टनर्स को प्रोपोर्शनेटली उनकी कैपिटल का कंट्रीब्यूशन दे देंगे। फिर भी बच गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अगर इतना बच गया है तो डिसॉल्व का ही करी फर्म। लेकिन दैट इज नॉट क्वेश्चन, हमें तो जो देर का उस फैक्टर को पढ़ना है। गॉट इट। कहने को तो तीन स्टेजेस हैं, लेकिन पहला थर्ड पार्टी, दूसरा पार्टनर्स का लोन, तीसरा कौन, पार्टनर्स की कैपिटल, और चौथा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने बांट देना है अगर एसेट्स आई तो। ठीक है, आइए देखें जरा। अब नीचे एक पैराग्राफ दे रखा है, उसका सेंस क्या है, उसका समरी क्या है, उसकी समरी ये है कि अगर मान लो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, देखो उसका मतलब क्या है। मान लिया जाए ए, बी और सी थे, ठीक है, इनकी अपनी अपनी लायबिलिटी, 5 लाख की अपनी लायबिलिटी, इसकी 3 लाख की अपनी लायबिलिटी, इसकी 2 लाख की अपनी लायबिलिटी। ठीक है, इसकी अपनी एसेट्स जो है एसेट्स, इसकी अपनी एसेट्स मान लो 10 लाख की है, इसकी अपनी एसेट्स मान लो 8 लाख की है, इसकी अपनी एसेट्स मान लो 6 लाख की है। ठीक है, तो भाई एबीसी का पहला मतलब ये क्या है, इनकी इनकी पर्सनल पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटी है। तो इनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, अपने पर्सनल लायबिलिटी को पे करें। जब ये अपनी पर्सनल लायबिलिटी को पे करेंगे तो इनके पास पैसा कितना बचा, इसके पास 5 लाख बचा, इसके पास 5 लाख बचा, इसके पास कितना बचा, 4 लाख बचा। ठीक है, नाउ लॉस ऑफ फर्म, लॉस ऑफ द फर्म, मान लो वो कितने का है, मान लो 50 लाख रुपए का है। ठीक है, और ए, बी और सी जो है वो मान लो, मैं बोलूँ क्या, 5:3:2 की रेशियो में पार्टनर्स थे। तो बताइए ये लॉस कितना कितना झेलेंगे, ए कितना लॉस झेलेगा, बी कितना झेलेगा, सी कितना कितना करेगा, बताइए। 25 लाख, गॉट इट, 15 लाख, और कितना, 10 लाख। तो पहले ये अपनी लायबिलिटी चुकाएंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा उससे क्या करेंगे, फर्म की लायबिलिटी चुकाएंगे। अब देख रहे हो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, तीनों के तीनों पार्टनर क्या इंसॉल्वेंट है। ये मैंने बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लिया। तो वो जो पैराग्राफ नीचे कह रहा है वो क्या कह रहा है कि भाई अगर फर्म की लायबिलिटी है तो पहले क्या करेंगे हम, फर्म के जो लॉसेज हैं पहले उसकी प्रॉफिट से पूरा करेंगे, फिर कैपिटल से पूरा करेंगे, फिर अगर मान लो फिर भी बच गए तो पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उस लॉस को क्या करेंगे, लेकिन वो करने से पहले अपना क्या करेंगे, वो अपना हिसाब किताब निपटाएंगे पहले, ऐसा करके। अच्छा, हाँ वो बिल्कुल, इसका मतलब ये नहीं कि पहले फर्म पे चला गया, अपना परिवार पे सड़क पे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या लाइनें लिखी है उसको पढ़ के सुना रहा हूं आपको, आपको क्लैरिटी आएगी। द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम एसेट्स टुवर्ड द कंट्री इफ रिक्वायर्ड, पहले बोला क्या, आउटसाइड लायबिलिटी पे करेंगे, क्रेडिटर बैंक लोन, बैंक ओवर, बीपी वगैरह पे करेंगे। ठीक है जी, अच्छा सिक्योर्ड लोन को पहले दिया जाएगा अनसिक्योर्ड लोन के मुकाबले, बैलेंस पार्टनर्स के लोन है उनको पे करेंगे, फिर भी बच जाएगा जो बैलेंस वो पार्टनर्स में प्रोपोर्शनेटली, फिर भी बच जाएगा तो क्या करेंगे, पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नीचे आइए थोड़ा सा, और जो फर्म की लायबिलिटी है उसका हिसाब किताब आपने देख लिया, पहले फर्म के प्रॉफिट से पे करेंगे, है ना, फिर क्या करेंगे कैपिटल से, फिर भी बच गया तो भाई पार्टनर से वसूली करेंगे। और इस प्रोसेस में अगर किसी पार्टनर के पास पैसा नहीं बचा तो वो क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाता है। ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे, अभी आगे देखते हैं जरा। आगे देख रहे हैं ना सेक्शन 49, फॉर्म्स डेट वर्सेस प्राइवेट डेट आ रहा है, वहां पर ये पॉइंट फिर से आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस करने के लिए जरा ध्यान से देखेंगे और यू विल क्लिक द आंसर योरसेल्फ, ऐसी परेशानी नहीं है। एबीसी पार्टनर इक्वली बांटते थे, उन्होंने फर्म को डिसॉल्व करने का कोशिश करी, मतलब डिसाइड कर लिया। डिसोल्यूशन के दिन कैपिटल 540, 50 और 30 की थी, क्रेडिटर 25 के थे, बी की धर्मपत्नी का लोन था 35,000, ए का लोन था 30,000, उनकी एसेट से पैसा कितना है, 2,10,000 आया। बताइए सीक्वेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, बोलो। पहले कौन क्रेडिटर्स को पे करें कितना, 25,000 रुपया, फिर कौन, बीवी का लोन कितना, 35,000, बचा वो पार्टनर्स किसका जाएगा, अरे बेटा हो तो गया,
पहले क्रेडिटर पे कर दिए थर्ड पार्टी, वाइफ का लोन कर दिया थर्ड पार्टी, पैसा कितना बचा? अभी बचा है काफी पैसा। फिर पार्टनर्स का लोन भी चुका दिया, फिर बचा कितना पैसा? कितना बचा? अरे भाई 210 में से 25, 35, 30 बचाने के बाद कितना बचा है? 120 नहीं, 3 3 6 2 8, 90। हाँ 90। हाँ 120 बच रहे। 120 से फिर क्या करें, देख रहे हो पैसा उतना था जितने की कैपिटल भी चली जाती। नहीं होता तो कैपिटल के रेशियो में बांट देते। गॉट इट? पहला क्वेश्चन इज फाइन। ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में बांट रहे थे। और क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में क्या लिखा है? मिसेस ए है, मिसेस ए। कौन है? 3:2 की रेशियो में बांट रहे हैं। एंड कौन आपके पास है? मिसेस ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹20,000 टू द फर्म। और बी ने फर्म से लोन उठा लिया, एंड बी एंड फर्म आल्सो ऑब्टेन लोन 10,000 फ्रॉम बी। बी ने क्या कर दिया? लोन भी उठा लिया। आगे क्या लिखा है? फर्म इज डिसॉल्व, असेट्स वर रियलाइज, कितने में? 25,000 रुपए मिला। अब बताइए पहले पेमेंट किसको करी जाएगी? पहले पार्टनर्स को करी जाएगी, पहले बी को करी जाएगी, मिसेस बी को करी जाएगी? मिसेस, यहाँ ये मत बोलना लेडीज फर्स्ट इसलिए मिसेस बी ना। मिसेस बी इज व्हाट? थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी, इसलिए दिया जाएगा उनका पैसा, ठीक है? तो फिर बी का लोन चुकाया जाएगा। 2010 कंपार्टमेंट में आया था, जन्म हो गया था तुम्हारा तब? 2010? अच्छा हो गए थे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, एबीसी पार्टनर थे, they decided to dissolve the firm. C demand that his loan of rupees 50,000 should be paid before the creditor of 30,000. However, B feels that creditor should be paid before the payment of C's loan. Who's correct and why? बताओ कौन करेक्ट और क्यों करेक्ट है? पहले थर्ड पार्टी, फिर क्या होगा? बी का लोन। तो कौन ठीक है इसमें? बी ठीक है। आगे चलते हैं। एक्स वाई जेड वर पार्टनर्स, एक्स वाई जेड कौन थे? पार्टनर्स थे, ठीक है जी। और प्रॉफिट लॉस कैसे बांट रहे थे? इक्वली बांट रहे थे। उन्होंने डिसाइड करा कि फॉर्म डिसॉल्व करेंगे। जेड डिमांड करता है कि उसका लोन 15,000 टू बी पेड बिफोर द कैपिटल। जेड ठीक बोल रहा है गलत बोल रहा है? ठीक बोल रहा है। जेड कौन है? जेड का लोन, थर्ड पार्टी के बाद उसी का नंबर आता है, फिर पार्टनर्स के कैपिटल का नंबर आता है, तो जेड क्या है? बिल्कुल ठीक है, उसके हिसाब से काम चलेगा। चलिए, अब आ जाता है प्राइवेट डेट एंड फर्म्स डेट, सेक्शन 49। ये बताता है आपको कि भाई प्राइवेट डेट का मतलब ये नहीं कि तुम अपने कर्जे भी फर्म के पैसे से निकलवाओगे, और फर्म का डेट का मतलब ये नहीं कि फर्म का कर्जा तुम पार्टनर्स की प्रॉपर्टी पूरी हड़प लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्लैरिटी यहाँ दे रहा है। वेयर बोथ डेट्स ऑफ द फर्म एंड प्राइवेट डेट्स ऑफ अ पार्टनर को एग्जिस्ट, फर्म के डेट भी हैं और पार्टनर के पर्सनल डेट भी हैं। आपने देखा, फर्म का डेट है, लॉस है, और पार्टनर का डेट भी है, दोनों एग्जिस्ट करते हैं। और सेक्शन 49 अप्लाई होता है। और कैसे अप्लाई होता है देखिए, ये कहता है कि फर्म की प्रॉपर्टी, अच्छा बताइए फर्म की प्रॉपर्टी पहले फर्म पे लगेगी या पार्टनर्स पे लगेगी? पहले फर्म पे। फर्म की प्रॉपर्टी विल बी अप्लाइड फर्स्ट फॉर द पेमेंट ऑफ डेट्स ऑफ द फर्म। फिर भी अगर कुछ पैसा बच गया तो वो पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। उसके बाद पार्टनर जो मर्जी करें उसका, हवा में उड़ाएं, अपने लॉस चुकाएं, नया पार्टनरशिप फर्म को ले, इट इज देयर चॉइस। मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि फर्म का पैसा पहले फर्म पे लगेगा बाद में पार्टनर पे, नहीं। फर्म का पैसा फर्म पे लगेगा, पहले वो लोन चुका लेंगे, सरप्लस बचे, देखो हमने थर्ड पार्टी भी चुका दिया, पार्टनर का लोन भी चुका दिया, पार्टनर की कैपिटल भी चुका दी, तो जो बची प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया सरप्लस। वो सरप्लस का पार्टनर्स क्या करता है? दैट इज टोटली द चॉइस ऑफ पार्टनर। पार्टनर का डिस्क्रिप्शन है, जो मर्जी करना है उसका करेगा। अच्छा, चलो अब आते हैं दूसरी तरफ। प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनर shall be applied first in payment of his private debts। बोला पहले क्या करेगा वो? अपने कर्जे चुकाएगा, उसके बाद अगर बच गया तब वो फर्म की तरफ निकलेगा। भाई एक सीधा सा प्रिंसिपल है, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने घर के कर्जे चुकाएगा ना, फिर बाहर वाले लेके चलेगा। क्या कह रहा है? सरप्लस मे बी इफ यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट इन केस फर्म की लायबिलिटी एक्सीड्स फर्म्स एसेट्स। इट मे बी नोटेड दैट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर डज नॉट इंक्लूड, हाँ एक बात समझ लेना, प्राइवेट प्रॉपर्टी में उसकी वाइफ की प्रॉपर्टी, उसके बच्चों की प्रॉपर्टी वो नहीं इंक्लूड होगी। कौन सी प्रॉपर्टी इंक्लूड होगी? उसके नाम पे। तो चतुर लोग क्या करते हैं? अपने नाम पे मिनिमम प्रॉपर्टी रखते हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसके नाम पे डाल दी? वाइफ और बच्चों के नाम पे डाल दी, हो गया इंसॉल्वेंट। अब क्या होगा? कहता भाई मेरे पास तो एक घर ही है, बेच लो इसे। मेरे पास एक फटफटी है, उसे बेच लो।
घर बीवी के नाम पे, कार बेटे के नाम पे, बैंक बैलेंस वगैरह जो है छोटे बेटे के नाम पे। मतलब कस्टोडियन बना दिया उसको और ट्रांसफर कर दिया। सुनो, आपके पास 2 करोड़ थे, आपने वो 2 करोड़ रुपया बिफोर योर फर्म लैंड्स इनटू ट्रबल आपने अपने छोटे बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी। अब बताओ मुझे, और अपने अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपया रखा। फर्म डिसॉल्व हो गई, डेफिशिएंसी पड़ गई, पार्टनर को भी भरना पड़ेगा, उनकी प्रॉपर्टी यूटिलाइज हो जाएगी। उसके नाम पे क्या है? एक कार है और बैंक में रखा हुआ 1 लाख रुपया। ठीक है। बाकी का 1 करोड़ 99 लाख रुपीज, 2 करोड़ कहाँ किसके पास बैठा है? बेटे के पास। उसको थोड़ी यूटिलाइज कर सकते हैं। हाउएवर दैट मनी ट्रांसफर फ्रॉम फादर्स अकाउंट टू सन्स अकाउंट। लेकिन अब किसके पास? और सन कौन है? माइनर नहीं है, सन मेजर है मान लो। तो पैसा किसका हुआ? लीगली ट्रांसफर किया ना, तो नहीं कर सकते हैं। तो लोग फायदा उठाते हैं उस तरह से। इधर रुकिए, आगे चलें जरा। If the assets of the firm was not adequate even up to pay firm's liability, partners had to contribute their net private assets. Net private assets बोली, क्या बोली उन्होंने? नेट प्राइवेट। क्या है नेट प्राइवेट एसेट्स? आपकी एसेट्स माइनस आपकी लायबिलिटी, ये यूटिलाइज हो सकती है टुवर्ड्स दिस। ये इसका प्रिंसिपल आपसे ये कहता है। ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी भी पूरी ना पड़े? तो पार्टनर क्या हो जाएगा भाई? इंसॉल्वेंट हो जाएगा। अब अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो ध्यान से समझना, इस पर एक बहुत ही मशहूर केस है अंग्रेजों के जमाने का, गार्नर वर्सेस मोरे बोलते हैं इसको। क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आपके सिलेबस से दूर दूर तक का कोई लेना देना नहीं है इसका। अच्छा सोचो कि ए बी और सी फर्म को डेफिशिएंसी हो गई, और मान लो इसका 4 लाख था, इसका अपना एसेट्स 4 लाख था, और फर्म का उसके ऊपर डेफिशिएंसी आ गई मान लो 10 लाख की। तो इसके ऊपर कितना हो गया? अभी इसका तो नेगेटिव चला गया बैलेंस, कितना? 6 लाख का। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। तो अगर ये इंसॉल्वेंट हो गया तो भाई एक तो इसका भी पैसा भरना है फर्म को, और उनको अपना भी भरना है। कैसे भरा जाएगा? गार्नियर वर्सेस मुर्रे के रूल में ये वर्डिक्ट आया था कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके जो लॉसेस है वो भी कौन भरेंगे? बचे हुए पार्टनर भरेंगे। ये है गार्नर वर्सेस मुर्रे का रूल। वरना बाकी पार्टनर कहेंगे हमारी क्या गलती भाई, हम तो अपना पूरा दे रहे हैं। तो जस्टिस जो भी थे इन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, चाहे जो भी हो, ये लॉस पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है। अगर आप सॉल्वेंट है तो आप ही को भरना पड़े। क्या लिखा था? इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, स्टिल अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी नोटेड, व्हेन अ पार्टनर इज अनेबल टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड डेफिशिएंसी ऑफ हिज कैपिटल account finally showing a debit balance, he or she is said to be insolvent, and the sum not recoverable is treated as a capital loss for the firm. In the absence of any agreement to the contrary, such capital loss is to be borne by remaining partners in accordance with the principle laid down in the Garner versus Murray case, which states that solvent partners have to bear such loss in the ratio of capital, not in the ratio of profit. और क्या लिखा है? accounting treatment relating to dissolution of partnership on account of insolvency of partner is not in the सीबीएसई सिलेबस। आपके सीबीएसई सिलेबस में ये नहीं है भाई, ध्यान रखना। मैंने पढ़ा दिया, सीयूटी में दिखेगा आपको, एनसीईआरटी की किताब में ये, वहां एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। अब एक और डिफरेंस आ गया, डिफरेंशिएट बिटवीन फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। आपको अच्छे से मालूम है अब तो। मीनिंग, फर्म का डेट का मतलब फर्म की अपनी लायबिलिटी, पार्टनर का डेट है उसकी पर्सनल कैपेसिटी में जो लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटी, ऑल द पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर ज्वाइंटली और सेवरली लाइबल हैं फर्म की लायबिलिटी के लिए, लेकिन कंसर्न पार्टनर अपनी लायबिलिटी के लिए लायबल है, बाकी पार्टनर थोड़ी उसकी लायबिलिटी के लिए लायबल है। एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स की प्रॉपर्टी, फर्म की प्रॉपर्टी पहले किस पे लगेगी? फर्म के डेट पे लगेगी। और पार्टनर की प्रॉपर्टी पहले उसके अपने डेट पे लगेगी, उसके बाद जो बचेगा वो फर्म पे यूटिलाइज हो सकता है अगर बचा तो। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, excess of personal property over his personal debt can be utilized to pay firm's debt, or private property a partner is applied first to pay private debt, और तब हम क्या करेंगे? फर्म के डेट पे करेंगे। तो इस तरह से आपका क्या काम खत्म हुआ? अभी क्या खत्म हुआ? थ्योरी पूरी खत्म हुई आपकी, डिसोल्यूशन से रिलेटेड थ्योरी है। इसके बाद जो आते हैं जनरल एंट्री, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स वगैरह, वो अभी अभी कितने पेज खत्म करे हमने? बताओ जरा अभी कितने पेज खत्म हुए, देखिए जरा। 3 पेज है। और कितने पेज का डॉक्यूमेंट है ये?
9 पेज का डॉक्यूमेंट है ना। अभी अभी बहुत कुछ है सीखने के लिए। ठीक। अब जरा एक बार बुक्स खोल लेंगे सब लोग अपनी अपनी। अगर आप अपनी बुक देखते हैं तो मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म बता रखा है आपके पास। मोड ऑफ डिसोल्यूशन म्यूचुअल एग्रीमेंट कंपलसरी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। लेकिन कितना ब्रीफ दे रखा है, लेकिन आपने देखा थ्योरी कितनी ज्यादा है। वो एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट के बारे में सेक्शन 49 बोला हुआ है, कुछ एग्जांपल दे दिए, सेक्शन 49 के बारे में बोला और काम खत्म कर दिया, फिर अकाउंटिंग शुरू कर दी सीधी सीधी। ठीक है। तो डिसोल्यूशन की थ्योरी वो थ्योरी है जिसे आपको अपने फर्स्ट टर्म एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम और सीयूटी से पहले हमेशा देख के जाना है। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ के नहीं जाओगे ना तो सेक्शन 39 और 49 मिक्स हो जाएगा, सेक्शन 40 42 मिक्स हो जाएगा। देख के जाना है। इसलिए बहुत डिटेल में, काफी ज्यादा एंडरलार्ज वर्जन आप लोगों को आपके सामने रखा गया है। ठीक है। पेज नोट्स के बढ़ गए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए आइए देखें जरा। अब क्या होता है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके सिलेबस में है वो वो देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। दो तरह की प्रॉब्लम आपके पास आती है। क्वेश्चंस जो होते हैं डिसोल्यूशन के आपके एग्जाम में जो दो तरह के आते हैं वो दो तरह के आते हैं। व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन एंड व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। तो छुट्टियों में मैंने कुछ लोगों को जब कराया था ना तो मैंने ये वाला तो करवाया था, ये वाला नहीं कराया था। हालांकि ये वाला सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर सीयूटी मैया की जय, वहां तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मैं आपको क्या करवाऊंगा, पहले व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन उसके क्वेश्चंस करेंगे। और जब ये खत्म हो जाएंगे तो एक या दो क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे जब बैलेंस शीट नहीं गिवन है। तो जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें बनानी पड़ती है मेमो रैंडम। मेमो रैंडम क्या बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट ये बनानी पड़ती है। और इसके बाद आपका काम आसान होता है। ये मेमोरेंडम बैलेंस शीट का क्वेश्चन आपने एडमिशन में पढ़ा था, याद है? एक क्वेश्चन दिखाया था मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट में जिसमें लूज आइटम दे रखे थे, ऑल द एसेट्स एक्सेप्ट कैश। ये वही कंडीशन थी। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट आपके सिलेबस में डिस्लेशन में तो नहीं है, लेकिन ये चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट में कहीं भी उछल कर फुदक कर आ सकती है। वैसा करके चलता है। ये क्या है, बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट नहीं गिवन है। जब बैलेंस शीट गिवन है उसकी सारी की सारी कारस्तानी, उसकी सारी सारी मेजर माइनर डिटेल कहाँ दिखा रखी है, आपके नोट्स में दे रखी है। अपना नोट्स खोलिए जरा फटाफट से। कैन यू सी दिस? क्या दिख रहा है आपको? फ्लो चार्ट बना रखा है, एक छोटा सा फ्लो चार्ट। इसमें लिखा है व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन और लिखा है व्हेन द बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। ठीक है जी। अच्छा, व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन तो जो आपके सामने बैलेंस शीट दे रखी है, देखो दिख रही है, A B C D और फिर E F G H। ये मैंने अलग अलग आइटम तो बांटी, आपको बुक्स में नहीं दिखेगा इस तरह का क्लासिफिकेशन, पर मैंने फॉर योर कन्वीनियंस मैंने बांटा हुआ है। मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बांटा ताकि आपको ध्यान रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है हम ट्रांसफर करने में गलती कर देते हैं। देखिए, ट्रांसफर का मतलब क्या हुआ भाई? अरे भाई जब आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है तो क्या होगा, सारी की सारी एसेट्स, सारी की सारी लायबिलिटीज, एसेट्स को क्या करेंगे, रियलाइज करेंगे, लायबिलिटी को क्या करेंगे, सेटल करेंगे। लेकिन बिफोर वी रियलाइज एसेट्स एंड सेटल लायबिलिटीज, हमें क्या करना पड़ता है, उनको एक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है, विच इज मोर और लेस लाइक एन ऑक्शन टेबल। उस अकाउंट का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से अलग होता है। एज द नेम इंडिकेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं आप, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज डालते हैं। रियलाइज का मतलब क्या होता है, बेच देना। ये जो रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें क्या करेंगे आप, यू विल ट्रांसफर योर एसेट्स, यू विल ट्रांसफर योर लायबिलिटीज, देन यू रियलाइज, यू विल सेल आउट योर एसेट्स एंड यू विल पे ऑफ योर लायबिलिटीज। तो हमें क्या करना पड़ता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है यहाँ पर। अच्छा, व्हाट इज द नेचर ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, बताइए क्या नेचर होगा रियलाइजेशन अकाउंट का? हाँ जी, कोई भी अकाउंट जो आपको प्रॉफिट लॉस की कैलकुलेशन दिखाए उसे क्या अकाउंट बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट।
रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स ट्रांसफर होती हैं, लायबिलिटीज भी ट्रांसफर होती हैं, लेकिन इसका ट्रू नेचर क्या है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का नेचर क्या है? नॉमिनल। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का नेचर क्या है? नॉमिनल। रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल। अल्टीमेटली हमें प्रॉफिट एंड लॉस इससे पता चलता है। इसके बाद हमें क्या बनाना पड़ता है? तो पहले हमें बनाना पड़ता है, इस कंडीशन में पहले हमें बनाना पड़ता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है ऐसे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। फिर हमें बनानी पड़ती है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है भाई। मान लो ए बी सी पार्टनर से, बिल्कुल ठीक है जी, ए बी सी पार्टनर से, बहुत अच्छा है, बना लेते हैं, बनता है। इसके बाद बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है इसके बाद? व्हाट वी हैव टू मेक, क्या बनानी पड़ती है? बैलेंस शीट। अरे भैया बिजनेस बंद हो चुका, तबाह हो चुका, डूब चुका है, काहे की बैलेंस शीट? नहीं बनानी कोई बैलेंस शीट। तो हमें क्या करना होता है? फाइनल पेमेंट करनी होती है। हाउ विल वी मेक द पेमेंट? तब हम बनाते हैं इसके लिए क्या? कैश या बैंक अकाउंट। नो, नथिंग, नो, बैलेंस शीट इज टू बी प्रिपेयर्ड। हमें क्या करना पड़ता है? कैश या बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं? अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आया, तो जैसे अभी बोर्ड में आया था, सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनवा लिया 6 नंबर में, या फिर रियलाइजेशन अकाउंट बनवाया और कैपिटल अकाउंट बनाया 6 मार्क्स में, ठीक है, ऐसा करवाया, या फिर क्या कर दी, 6 जर्नल एंट्री दे दी 6 नंबर में, या 3 नंबर में सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनवा लिया, ऐसा करके क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं पता है अपने स्कूल में? ये भी, ये भी, ये भी, और हमारे बच्चों को कुछ ज्यादा चाहिए होता है, तो लोन अकाउंट भी। नहीं नहीं, जनरल एंट्री नहीं, उतना नहीं, लोन अकाउंट भी। कितने नंबर में? 6 नंबर में। हाँ, 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 एक क्वेश्चन 8 एडजस्टमेंट के साथ अभी दिया था। हाँ हाँ, आई थिंक, ठीक है। हाँ हाँ, मैंने मना थोड़ी करा है, लेकिन सिलेबस में नहीं है वो। हम करेंगे, लेकिन उनको हम करेंगे, है ना? अंदर से आवाज नहीं आती क्यों करेंगे? आती है, सीयूटी के लिए करेंगे, ठीक है। तो रूटीन क्वेश्चन जो आपको बुक्स में दिखेगा, ये और ये, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें दो वैरायटी होती है। एक तो यही एक वाला क्वेश्चन हो गया कि भाई आप बनाए रियलाइजेशन, आप बनाए पार्टनर्स कैपिटल, और आप बनाए क्या? कैश है बैंक। या फिर क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, कि वो बोलता है आपसे कि आप क्या कर लीजिए, आप बनाइए नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। वो 6 क्वेश्चन, 6 जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नहीं, नेसेसरी जर्नल एंट्री, मतलब ट्रांसफर की एंट्री, रियलाइजेशन की एंट्री, एसेट्स को बेचने की एंट्री, मतलब 13-14 एंट्रियां बन जाती हैं, 15-15 एंट्रियां बन जाती हैं बड़े क्वेश्चन में। तो मैं आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा ऐसे, जिनमें आपको जनरल एंट्री के साथ चलेंगे। अच्छा, फिर एक तरह का क्वेश्चन और आता है। फर्म फॉलो करती थी कौन सा अकाउंट? फिक्स मेथड। मतलब आपको आपको क्या बनाना है? रियलाइजेशन बनाना है, फिर आपको कैपिटल बनाना है, फिर करंट भी बनाना है, फिर नीचे क्या बनाना है? कैश या बैंक भी बनाना है, और पार्टनर्स लोन बोलते तो वो भी बनाना है। ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, और उस प्रैक्टिस के करने के बाद फिर वी विल बी चैंपियन। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ट्रीटमेंट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के ट्रीटमेंट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ट्रीटमेंट, पार्टनर्स का लोन जो लिया था वो, पार्टनर्स का लोन जो दिया था वो ट्रीटमेंट। और शीट के सबसे लास्ट में आपको दिखेगा एक देखो, अगर आप शीट देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ कहाँ का लिखा है। जब आप पहुंचेंगे कौन से पेज पर? पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे आप, पेज नंबर 6 पे आपके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस शुरू हो गए हैं, देख रहे हैं आपके बहुत सारे केसेस बने हुए हैं। और पेज नंबर 8 पे शुरू हो गया क्या? वर्कमैन कंपनसेशन फंड का ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट ऑफ लोन गिवन बाय पार्टनर। और पेज नंबर नहीं, पेज नंबर 9, पेज नंबर 8 पे वही चल रहा है। पेज नंबर 9 पे ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। ये मैंने दे दिया आप लोगों को, क्योंकि जब आप 12th के बाद घर नहीं बसाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तो सीनियर क्लासेस में दिखेगा। ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी ट्रीटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, ना सीयूटी के सिलेबस में, ना यहाँ सिलेबस में है, लेकिन मैंने दे दिया, क्योंकि नॉलेज हमेशा काम ही आती है। गॉट इट? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। अगली क्लास से हम लोग झकास प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। पहले आपको ट्रांसफर ट्रांसफर खिलवाएंगे, और फिर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे।
मतलब अगली क्लास से हमारे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो एक क्लास ये और एक अगली क्लास में, हम दो क्लास में हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, अच्छा, ओके। चल, हाँ। रिटायरमेंट, डेथ, एडमिशन, बस दो रखते हैं। लेकिन मेरा मन अगर बदल गया तो उससे कैंसिल। चलो, दैट्स ऑल फॉर